द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. कहाँ से आता है मून? सेम डायरेक्शन, सन वाला. मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and the stars were shining in the clear sky above me. ठीक है. There wasn't a cloud in the sky. ठीक है. यानी कि मिडनाइट का समय है, मून जो है वो ईस्ट में है, तारे भी चमक रहे हैं, पायलट जो है वो अपने प्लेन में है और आसमान को वो देख पा रहा है. वहां पे बहुत ही क्लियर है स्काई, कोई भी क्लाउड नहीं है. ठीक है. कोई भी टर्बुलेंस नहीं है जो उसके एरोप्लेन के लिए. पायलट को क्या चाहिए? बेस्ट है उसके लिए क्लियर हो स्काई, क्लाउड क्लाउड नहीं है. So then pilot, what he thinks, he was happy. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. ठीक है. फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा है वो. कंट्री साइड का मतलब मेन सिटी, मेन एरिया से बाहर का जो एरिया होता है, तो उसके पूरी कंट्री सो रही है, कंट्री साइड, उसके ऊपर से पायलट उड़ रहा है एंड ही इज प्रिटी हैप्पी अबाउट इट. क्यों है भाई हैप्पी? I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. पायलट इसलिए हैप्पी है क्योंकि वो अपना पुराना डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था. वो तो इसलिए हैप्पी नहीं है, मतलब उड़ा तो पुराना ही प्लेन रहा था. हैप्पी इसीलिए है क्योंकि फ्रांस से वापस वो इंग्लैंड जा रहा है, हिज होम. ठीक है. इसीलिए ही इज हैप्पी. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं ये सोच रहा था कि मेरी छुट्टियां आ गई हैं और अब मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा. I looked at my watch. उसी समय पायलट ने अपनी वॉच की तरफ देखा. 1:30 in the morning. मिडनाइट का टाइम है, 1:30 AM हो रहा है. ठीक है. फिर उसने सोचा आई शुड कॉल द पेरिस, क्योंकि फ्रांस के ऊपर से उतर रहा है, गुजर रहा है, तो पेरिस कंट्रोल को ही फोन करेगा. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मुझे पेरिस कंट्रोल को, क्योंकि पायलट जब उड़ते हैं तो व्हेन दे क्रॉस अ बॉर्डर समथिंग दे हैव टू कॉल. ठीक है. टू द रिस्पेक्टिव कंट्रोल रूम. तो उसने सोचा आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. अब पायलट की सीट पे बैठा है तो झांक हल्का सा बाहर मुड़ के देख रहा है. डाउन पास्ट एरोप्लेन की जो नोज है उसके नीचे की तरफ, यानी सामने फ्रंट में जमीन की तरफ, आई सॉ लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो पेरिस की बड़ी सिटी की इतनी अच्छी अच्छी जो लाइट है, बिग लाइट्स, वो उसको दिख रही थी. ठीक है. तो उसने क्या किया? स्विच्ड ऑन द रेडियो. उसने अपना रेडियो स्विच ऑन करा और बोला, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर. मैं ये हूँ. ठीक है. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम ये वॉइसेस ब्रेक है. बाकी लोगों को भी मैम ये ब्रेक हो वॉइसेस रही है? ब्रेक है. मैम क्लियर आ रही है. मैम बीच में कभी कभी ब्रेक हो रही है. ओके. मेरे को कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग वॉइस आ रही है, कंटिन्यूअसली. बाकी लोगों को भी सेम दिक्कत है क्या? फिर अरिल तुम एक काम करो, मैम मेरे दोबारा को से. क्लियर आ रही है. मुझे तो कर क्लियर आ रही है. बाकियों को क्लियर आ रही है तो अरिल तुम रीजॉइन करो. ठीक है. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. फिर उसने बोला रेडियो पर कि मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. ओवर. वॉइस, लेट्स वेट फॉर हिम. अरिल, आर यू बैक? यस मैम. यस मैम. अभी ठीक आ रही है? यस मैम अभी ठीक आ रही है. ठीक है. ओके. The voice from the radio answered me immediately. ये एको कहाँ से आ रहा है? कोई अपना माइक ऑफ करो सारे. The voice from the radio answered me immediately. तुरंत ही रेडियो पर उसको आंसर मिलता है. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. अब जहाँ भी उड़ रहे हैं वहां से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए. ओवर. जाने के लिए इंग्लैंड. ठीक है. I checked the map. मैंने मैप को चेक करा, कंपास को चेक करा. Switched over to my second and last fuel tank. एक पहला फ्यूल टैंक खत्म हो चुका है और उस दूसरे फ्यूल टैंक के ऊपर स्विच कर दिया उसने. ठीक है. अब ये अगला फ्यूल टैंक यूज होने वाला है.
and turned the Dakota 12 degrees west, और मैंने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया टू द इंग्लैंड। ठीक है, फिर सोच रहा है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वाह क्या मजा आएगा बड़ा गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाकर। ठीक है, तो सोच रहा है जर्नी में कि मैं जाऊंगा घर जल्दी और अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। पायलट बोल रहा है कि सब कुछ सही जा रहा था और मेरे को तो बहुत ईजी फ्लाइट लग रही थी। ऐसे उड़ता रहा तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर उड़ गया, तो आगे जिस जगह पे पहुंच गया वहां से पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था, उसी के लिए है। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, और इतना दूर उड़ जाता है जब पेरिस के ऊपर से, पेरिस से तो जा क्लियर सिग्नल मिल जाता है, जब उड़ जाता है वहां से तो 150 किलोमीटर के बाद व्हाट ही सीज अ बिग स्टॉर्म क्लाउड, वो बहुत ही ह्यूज थे। ठीक है, दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन्स, और उसको देख के उसको ऐसा लगा जैसे वो क्लाउड्स एकदम ब्लैक माउंटेन के जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ एकदम मेरे लिए ही वो खड़े हुए हैं और जाऊंगा और जाकर के टकरा जाऊंगा उनसे। फिर पायलट ने सोचा, क्या सोचा, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अभी सामने क्लाउड ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये प्लेन है तो सोचेगा ना कि ऊपर से निकल जाता हूँ, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था, कि उसको शायद नहीं कर सकता था, मतलब उनके ऊपर से उड़ के जाना और ओवर से उड़ के जाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। फिर उसने क्या सोचा, साइड से निकल जाए, यानी ऐसा सरकमफेरेंस से, बट वो भी पॉसिबल नहीं था। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, मैं दूसरा डायरेक्शन चूज करके अवॉइड करते हुए अलग तरह से निकल जाऊं, फिर से वापस ऐसे करके ऐसे और ऐसे निकल जाऊं, वो भी नहीं। तो क्योंकि फ्यूल ही कम है, सेकंड फ्यूल टैंक पे वो ऑलरेडी है, तो बस एक ही तरीका बचा, क्या, जाके बादलों के अंदर ही गुजर दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट। फिर क्या हुआ, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, उसने सोचा कि नहीं मुझे अब लग रहा है पेरिस वापस जाना पड़ेगा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन घर तो जाना ही था। क्यों, क्योंकि आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए था, इतने टाइम के बाद घर जाके अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आई टेक द रिस्क, तो ब्रेकफास्ट के लिए रिस्क ले लेता हूँ। रिस्क लिया, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इतना सोच करके उसने मैम डकोटा को कुछ ना स्टॉर्म में कुछ उड़ाया। पेरिस में भी मिल ही जाता उसको, इतना क्या रिस्क ले रहा है। क्या किया उसने, एक तो पुराना एरोप्लेन ऊपर से स्टॉर्म में उसने उसके अंदर ही घुसेड़ दिया उसको। कुछ ज्यादा ही चलो कोई क्रेविंग हो बात रही है इसको। इसमें शायद कहीं क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड पायलट, तो द आंसर वुड बी फॉर ब्रेकफास्ट। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्लाउड के अंदर चला गया, सब कुछ काला काला दिखने लगा उसको। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ काला काला सब कुछ काला। ठीक है, ओके, लेट है कोई तो एक बारी समरी बतानी है। समरी ये है, द पायलट, ये वाला प्लेन उड़ा रहा है DS-008, ओल्ड डकोटा प्लेन है उसके पास, वो पेरिस के ऊपर से उड़ रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, यानी फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है। वो पेरिस के ऊपर पहुंचता है 1:30 इन द मॉर्निंग। पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करता है कि मैं DS-008 इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, कैन यू हियर मी। कंट्रोल रूम से वापस आवाज आती है, यस वी कैन हियर यू, इंग्लैंड जाने के लिए आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अपना कंपास चेक करता है और अपने लास्ट फ्यूल टैंक को जो बचा है अपने एरोप्लेन को उस फ्यूल टैंक पे स्विच कर देता है और अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, और फिर ये सोचने लगता है कि वाह कितना मजा आ रहा है, मैं टाइम पर ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पहुंच जाऊंगा, एक बड़ा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मेरे को खाने को मिलेगा और सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। ऐसा सोचते सोचते पेरिस से जब 150 किलोमीटर उड़ जाता है तो आगे जाकर के उसको बहुत बड़े क्लाउड्स दिखते हैं, क्योंकि जब चला था तब तो क्लियर स्काई था रास्ते में, बट अचानक से उसको स्टॉर्म क्लाउड्स दिखते हैं और वो इतने बड़े होते हैं कि वो माउंटेन के जैसे लगते हैं उसको, और लगता है कि सामने ही खड़े हैं और टकरा जाएगा। वो सोचता है कि उनके ऊपर से ओवर अबव उड़ के जाए, बट वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कंसीडरिंग कि वो जिस हाइट पर रहा होगा। फिर वो सोचता है कि राउंड लेकर के पास कर देता हूँ, बट देन उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं था।
फिर वो सोचता है कि अब तो लग रहा है मुझे पेरिस जाना पड़ेगा, बट देन अगेन उसको घर जाने की इतनी ज्यादा लगी हुई थी, मतलब अपने घर को मिस कर रहा था। फिर उसने सोचा कि फाइनली चलो मैं स्टॉर्म के अंदर ही घुस जाता हूँ और रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, तो नाउ डकोटा इज इनटू द स्टॉर्म। जब वो स्टॉर्म के अंदर घुस जाता है तो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज ब्लैक, वो कुछ नहीं दिखता, सब काला काला है। आउटसाइड एरोप्लेन के देखना एकदम इम्पॉसिबल था, इतना ब्लैक था कि एरोप्लेन के बाहर क्या है कुछ नहीं पता। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर। अब एरोप्लेन पुराना है तो अचानक से वो जंप कर गया है, स्टॉर्म में इतना ज्यादा टर्बुलेंस होता है, और ट्विस्ट कर गया, एयर में ही मुड़ गया। ठीक है, आई लुक्ड एट द कंपास, फिर उसने कंपास की तरफ देखा तो उसको बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपास गोल 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 ऐसे घूमे ही जा रहा है, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में है, वो वेस्ट की तरफ है कि ईस्ट की तरफ है। इतना टर्बुलेंस है कि वो राउंड एंड राउंड कंपास टर्न कर रहा था। इट वाज डेड, यानी उसका कंपास खराब हो चुका था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट भी उसके सडनली डेड हो गए। ठीक है, यानी पूरे एरोप्लेन का सारा इंस्ट्रूमेंट डेड हो गया। फिर उसने रेडियो ट्राई किया पेरिस कंट्रोल को वापस फोन करने को। उसने बोला पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, कोई रिप्लाई वहां से नहीं आया। ठीक है, क्योंकि रेडियो भी डेड हो गया था। तो अब पायलट का सिचुएशन क्या है? अब पायलट का सिचुएशन ये है, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं स्टॉर्म में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अचानक वो क्या देखता है उन ब्लैक क्लाउड में, उसके बहुत ही पास उसको एक और एरोप्लेन दिखता है। आई सॉ एनदर एरोप्लेन। फिर क्या उस एरोप्लेन में अजीब क्या है, उसका कोई लाइट नहीं था उस विंग्स पर, मतलब वो उड़ने की सिचुएशन, एरोप्लेन जब उड़ता है तो लाइट जलता है, किसने देखा है? यस मैम। हम देखा है उसके विंग्स पे छोटी सी लाइट चलती है जिसकी। करेक्ट, लेकिन उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन फिर भी वो उसको ऐसा लग रहा था, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। ऐसा लग रहा था मेरे एरोप्लेन के बगल में ही उड़ रहा है वो भी, और स्टॉर्म के थ्रू ही जा रहा है वो भी। आई कुड सी द पायलट्स फेस, उसने बोला मेरे को पायलट का फेस भी दिखा, उसने मेरी तरफ मुड़ा, वो टर्न टुवर्ड्स मी। आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं तो जान में जान आ गई एक और इंसान को अपने पास में देख। He lifted one hand and waved, उसने एक अपना हाथ उठाया और उसको इशारा किया हिला करके हेलो। फिर उसने क्या बोला, उसने डकोटा वाले को बोला फॉलो मी, वो सेइंग फॉलो मी। डकोटा वाले को, क्योंकि ये इसको तो खो ही गया था, तो दूसरे एरोप्लेन वाले ने बोला मुझे फॉलो करो तुम। ठीक है, तो पायलट बोलता है कि प्रोबेबली, अच्छा लगा मुझे, आई थिंक ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थिंक दूसरे एरोप्लेन वाले को ये पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या हुआ, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने जो दूसरे वाले ने अपने एरोप्लेन को है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा दिया, और वो उसके डकोटा के सामने उड़ रहा था। ठीक है, ताकि ये पीछे डकोटा उड़ रहा है, ये रहा इसका ये एरोप्लेन, ये आगे दूसरा वाला एरोप्लेन। ठीक है, तो डकोटा वाले को आसानी होगा ना उसको फॉलो करने में जब वो सामने उड़ेगा। तो ऐसे करके वो सामने उड़ने लगा नॉर्थ की तरफ। तो डकोटा भी वाले को बोला कि सो दैट आई इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो आगे उड़ रहा था, और उसने यही सोच के आगे लिया होगा कि उसको पता है कि मेरे को आसानी होगी उसके पीछे पीछे उड़ने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मुझे बहुत खुशी हो रही थी अजीब से एरोप्लेन जिसको मैं जानता भी नहीं था उसके पीछे उड़ने में। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह, जैसे पेरेंट आगे जगह चल रहे हैं बच्चे पीछे पीछे, वैसे वो चल दिया। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. आधा घंटा बीत गया, अभी भी उसके सामने ही है वाला एरोप्लेन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब बोला मेरे डकोटा में बस इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी डर तो लगेगा ही, क्योंकि लैंड अभी तक हुए नहीं है और 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा। ठीक है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, बट मैंने सडनली देखा कि मेरा जो आगे वाला प्लेन है
वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी वो लैंड करने की कोशिश कर रहा है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसको ऐसे फॉलो करने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. Suddenly मैं अचानक से मैंने देखा कि मैं क्लाउड के बाहर आ गया और मैंने को दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस दिखी लाइट की जो मेरे सामने थी। ठीक है, इट वाज अ रनवे, और वो रनवे की थी, समझ गए? तो यानी कि वो ऑलमोस्ट जमीन पर पहुंच चुका है, उसको रनवे दिख रहा था वहां से। एंड एयरपोर्ट, आई वाज सेफ, उसको लगा अचानक से यहाँ से एयरपोर्ट कहाँ से आ गया, अभी तो मैं ऊपर था। ठीक है, और आई वाज सेफ, अचानक से मुझे सेफ फील होने लगा। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, उसको रनवे दिख गया तो वो मुड़ा के कहाँ गया, जो आगे था ब्लैक एरोप्लेन में। जब उसने ऊपर मुड़ा तो उसने देखा, मैम जो अजीब एरोप्लेन था उसका नाम था ब्लैक एरोप्लेन। हाँ हाँ ब्लैक एरोप्लेन की बात करी, वो आगे उड़ रहा है ना उसके, ये तो दकोता में उड़ रहा है। ओके। ठीक है, माई फ्रेंड यानी जो मेरा फ्रेंड ब्लैक एरोप्लेन में था, उसको देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, आगे तो है नहीं तो कहाँ गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो पूरी स्काई थी पीछे वो पूरी एम्प्टी थी। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। अब ये है कि अभी तक तो आगे था बट अचानक से गायब हो गया, पीछे भी नहीं है। ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन अचानक से गायब हो गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो क्या किया, फाइनली लैंड किया डकोटा वाले ने। एंड ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा दुख नहीं लग रहा था कि मैं ओल्ड डकोटा से बाहर निकल करके कंट्रोल टावर की तरफ वॉक कर रहा हूँ। आई वेंट, मैं वहां गया, एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, ये वुमेन बैठी हुई है कंट्रोल सेंटर पे जाकर के, उसने उसको पूछा कि मैं कहाँ हूँ, कि कहीं भी लैंड कर देना, उसको पता थोड़ी कहाँ लैंड किया। फिर उसने पूछा लेडी से कि मैंने कहाँ लैंड किया है, कौन सा है ये एयरपोर्ट। फिर उसने पूछा हु वॉज द अदर पायलट, वो दूसरा पायलट कौन था, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, इसीलिए बता दीजिए कि मेरे साथ और किसने लैंड किया है। वो जो लेडी थी वो उसको बहुत ही अजीब तरह से देखने लगी और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, स्टॉर्म में, वो भी ऊपर। बोला नहीं, ऐसा तो कोई एरोप्लेन वहां उड़ नहीं रहा था आज रात को, आपका अकेला ही एरोप्लेन था जो मेरे को राडार पे दिख रहा था। जब एरोप्लेन उड़ेगा तो राडार में तो पता ही चल जाएगा, राडार होता ही इसीलिए है कि आपकी टेरिटरी में कौन कौन सा प्लेन उड़ रहा है। तो बोल रही है कि वहां तो कोई एरोप्लेन नहीं था, मेरे को राडार में तो कहीं दिखा नहीं। ठीक है, so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tank? वो कौन है जिसने मुझे ऐसे सेफली अराइव करने में हेल्प किया, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के? Who was the pilot on that strange black aeroplane? ये strange black aeroplane में कौन पायलट था, flying in the storm without light, जो कि without light fly कर रहा था storm में and help me. So this is a story, खत्म हो गई है। Who do you think he was? मैम एंजल। मैम मुझे लगता है सपना है जब वो ब्लैक एरोप्लेन था Yes, मैम, क्योंकि मैम बहुत वो लेट हो रही थी, बहुत लेट हो रहा था मैम, इतना 1:30 मैम वो नाइट में। हैलुसिनेट वो कर रहा होगा। कितना सो लेगा। मैम उसे कभी बीच में ऐसा लगा होगा जैसे वो अपनी एरोप्लेन की शैडो देख रहा है और फिर उसके माइंड में उसे ट्विस्ट करके एक ड्रीम बना दिया मैम कि या इसी तो फिर इंसान को सही follow में, करना है। या तो मैम सही में कोई एंजल वेंजल आके उसको हेल्प करके चला गया। ये है क्वेश्चन एक्चुअली, who do you think that helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves. मैम उसका सपना है। मैम ये सपना है। डिस्कस मैम ये जापान से फ्लो कर रहा होता तो मैं कह सकती थी बर्म्यूडा ट्रायंगल की कुछ अजीब वो है। मैम वो इतना नींद में होगा मैम, 1:30 था नाइट में मैम, तो वो उसका हो पायलट सकता है थोड़ी मैम ना, कि पायलट बहुत को कोई नींद हो। फर्क नहीं पड़ता है 1:30 मॉर्निंग या इवनिंग है, दे आर ट्रेन्ड वेल। वो ऐसे उड़ने लगे तब तो हो चुका। तुम्हारे साथ जो लोग जाएंगे नहीं रात में फ्लाइट में, पायलट तो सो जाएगा, इसको नींद आएगी। मैम प्रोबेबली वो इतना डेस्परेट था अपना वो घर पहुंचने के लिए कि उसके माइंड ने खुद ही उसे रास्ता दिखा दिया, नेचुरल डायरेक्शन। मैम पर एंड में तो वो पेरिस पे ही उतरा ना, तो इससे अच्छा पहले ही उतर जाता, इतनी क्या उसको ब्रेकफास्ट खाना मेरे था। हिसाब से कि डर में उसने आंखें बंद कर ली और फिर जब उसने आंखें खोली तो खुद ही लैंड हो गया वो। ठीक है, बट हाँ मोस्ट मैम पर लैंड करा प्रोबेबल कहाँ आंसर वुड बी दैट ही वाज यू नो हैलुसिनेट सपना कर ही देख रहा था, इट वाज हिज ड्रीम ओनली।
क्योंकि एक्चुअली में तो कुछ ऐसा है नहीं, मतलब चैप्टर में जिससे ये बता सके कि किसने हेल्प किया। अच्छा बताओ, एक और क्वेश्चन है अजीब अजीब सा, लास्ट ईयर भी कोई पूछ रहा था, ये पायलट अकेले ये वाला लाइन क्यों बोल रहा है, आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक? अभी उसने स्टॉर्म में मेरे को घुसेड़ भी दिया नहीं तो समझ आया। मैम वो ये पूरा का पूरा इतने फ्राइटनिंग 45 मिनट्स के बाद बाहर निकला है। मैम वो अपने ओल्ड डेकोटा में फंस जाता तो मैम मर जाता, तो इसीलिए वो खुश था कि अपने मैम बट सॉरी होने दूर का भाग क्या रहा है। मतलब? सॉरी बताओ, ये वाला क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पायलट ने तो इररेस्पॉन्सिबल बिहेव करके जबरदस्ती स्टॉर्म के अंदर प्लेन को घुसा दिया, तो ऊपर से कह रहा है लैंड करने पे आई वाज नॉट सॉरी, क्यों? कोई तो अजीब बच्चा मैम है, थोड़ा कुछ तो था पागल हो लास्ट गया। ईयर को, कोई रिप्लाई कर रहा था कि मैम एक्चुअली कोई अच्छा ये क्या कोई कैजुअलिटी हुआ है क्या इसमें? ऐसे भी ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, पायलट अकेला है ना इसमें? मैम वो बेसिकली कैजुअलिटी से बच गया, तो फिर वो अपने प्लेन से दूर जाने में लाइक अच्छा फील कर रहा था कि बच गया मैं और अब मैं इससे दूर जा रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट, ऐसा भी एक एमसीक्यू है जिसको इसमें ये ध्यान रखना है कि ही वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम इट। इसका रीजन ये है कि पायलट एक्चुअली तो बच गया, जान बची तो लाखों पाए वाला हाल है, तो क्यों ओल्ड डकोटा को छोड़ने में उसको मजा नहीं आएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन होता है कि कोई पायलट ने रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया, समथिंग समथिंग लाइक दैट, उसका आंसर क्या होगा? ही वाज अलोन ना, अकेला है ना वो, कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि कोई बैठा है फ्लाइट में उसके साथ, ठीक है अकेला वो है। तो अकेला था। हम एयरपोर्ट्स में, हम एयरपोर्ट से जो प्राइवेट प्लेन्स होते हैं, जो मतलब स्कूल जाके कुछ सीख के मतलब अपने अपने लिए एयरप्लेन चलाते हैं प्राइवेटली, हम को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं एयरप्लेन्स अगर इमरजेंसी, या उसके लिए पे करना पड़ता हो? ये तो करोगे ही ना, फ्यूल फ्री में थोड़ी देंगे इमरजेंसी में भी। इमरजेंसी में दे विल हेल्प यू बट यू विल हैव टू पे देम, राइट? और सारे प्लेन्स तो रडार पे आपको परमिशन चाहिए होती है, जो भी प्राइवेट जेट वगैरह रखते हैं दे आल्सो फॉलो द सेम रूट एंड सेम गाइडलाइंस ओनली, ठीक है? they also come under the radar, the same thing happens to them also, just that उनका प्लेन अकेले उड़ रहा होता है and rest everybody is in the normal aeroplane, so more like you're having your own train and then you're you know traveling in second class, but उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, the same situation is for everyone, just that if your plane is more like it's like helicopter chopper, if your chopper is small enough to land anywhere, that you can have your own landing space, ये भी होता है, इसका भी लाइसेंस वगैरह रहता है, अगर आपके छत के ऊपर कहीं बनाया हुआ है हेलीपैड वगैरह, यू कैन लैंड, ठीक है? ये सब, इसके अलावा बाकी सब तो नॉर्मली सिचुएशन है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम पे भी सेम तरीके से ही लोग फोन करते हैं, सेम ही रूट को फॉलो करते हैं, अगर कहीं वो गुम जाते हैं तब भी उनको कंट्रोल रूम को ही फोन करना होता है, लाइक एनी अदर एरोप्लेन वुड डू द सेम थिंग, दे आल्सो वुड डू, ठीक है? ओके, सो आई प्रेफर ब्लैक टी, ब्लैक विदाउट मिल्क। चलो भाई क्वेश्चन आंसर्स करते हैं थोड़े इसके इंटरेस्टिंग वाले, कहाँ है क्वेश्चन? ऊपर, या आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? मैम घुसा दी I'm going into the हमने, store. उससे बड़ा रिस्क क्या ही लिया उसने। Why does the narrator take it? इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया narrator? ब्रेकफास्ट घर के पहुंचने लिए, के लिए। एक छोटे से ब्रेकफास्ट के लिए तो हाँ। कम से कम 5-10 मिनट रहेगा उसके सामने। For a big English breakfast, नहीं more or like कि थोड़ा प्यार भरा आंसर लिखना है कि वो मिस करा था अपनी फैमिली को, ऐसे मैम मैम probably वो मैम इतनी अगर कोई time हेल्प versus नहीं करता उसकी, वो तो बेचारा मर जाता, तो इससे अच्छा तो एक दिन बाद देख लेता। अभी घर की याद जानते नहीं हो ना, तुम घर में पड़े रहते हो 24 घंटे, जब घर के बाहर जाओगे तब पता लगेगा। मैम probably वो घर से इतना दूर इतने टाइम तक था कि वो अपने घर का खाना खाने के लिए तरस गया था। Right. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. क्या हुआ? I'm frightening, फिर a ray of hope and then frightening and then very very relieved. हाँ बट उसके अलावा बाकी सब भी है ना, रेडियो डेड, कंपास डेड, एवरीथिंग डेड वाला, वो भी करना है इसमें, ठीक है? फिर उसके बाद why does the narrator say I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota? मैम क्योंकि वो बच गया। यही वाला आई थिंक क्वेश्चन है जिसका आंसर लास्ट ईयर बच्चे बोल रहे थे कि लेट मी चेक इट,
कि वो कोई मरा नहीं इसलिए सॉरी नहीं है. इट डजंट मेक सेंस टू मी ऑल्दो कुछ पता नहीं है. लेट मी चेक इट अगेन. मैम वो प्रोबेबली इसलिए सॉरी नहीं है क्योंकि वो इतने फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस के बाद सेफली लैंड हो गया था. हाँ, मेरे हिसाब से भी यही आंसर है, बट आई हैव टू वंस कंफर्म क्योंकि लास्ट ईयर इसमें कुछ दिक्कत था. ऑल्दो मुझे दिक्कत याद नहीं है. लॉजिकल जो चीज नहीं होती उसे याद रखना बहुत टफ होता है. कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं. ही फेल्ट बैड लिख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है डिड नॉट फील बैड. ओके, इनको भी नहीं पता है क्या करना है. ठीक है, तो हमारे हिसाब से हमारा आंसर अभी तक यही है. The exam idea it says that narrator was delighted to land safely, obviously, out of the dark stormy cloud. Therefore, he was not sorry to walk away from his plane. इतना तो हमें भी ठीक है, but आगे और बढ़ाने के लिए they wrote that he felt bad when he was not able to thank his guide mentor. But इस समय तो कुछ ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है. Not sorry इसलिए थोड़ी ना होगा कि वो अपने गाइड और थैंक नहीं कर सका. समझ गए? Simply that he was so relieved कि वो बच गया. और तो मे बी एक और रीजन ये भी हो सकता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंचा ना, शायद ब्रेकफास्ट मिस कर देगा क्योंकि पहले ही लैंड कर गया कहीं और. समझ गए? तो ये मैम भी की वो मिस हो ये गया भी बट हो सकता एटलीस्ट मैं जिंदा है. हूँ. हाँ, यस, ये भी एक हो सकता है. मोर प्रॉब्ली ये लिखना है मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर दैट ओके वो लैंड कर गया एंड ही वाज सेफ. ठीक है, probably he would miss his breakfast but at least he was happy that he was pretty safe, so he was not sorry to walk away from the old Dakota. ठीक है, बाकी कहीं और मेरे को ढंग का आंसर मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी. मुश्किल ही है कोई गाइड दे. मैम वैसे यही होगा क्योंकि उसको मतलब वो अपने एयरप्लेन में इसीलिए था ना क्योंकि उसे अपने घर जाना था. करेक्ट, बट उसने वो छोड़ा तो इसीलिए. करेक्ट. तो शायद नॉट सॉरी उसी के लिए यूज हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली 200%. बट देन अगर चेंज होगा तो फिर देखेंगे. अभी तो मेरे को कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं है और इजिली कोई आंसर दे भी नहीं पाएगा इतने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का. फिलहाल के लिए यही रख लेते हैं. ठीक है. What made the women in the control center look at the narrator strangely? क्यों देखा अजीब तरीके से उसने? क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछा उसने जो उसके हिसाब से ऑब्वियस था कि स्काई में कोई था ही नहीं पर वो इमेजिन कर रहा था. तो वुमेन इन द कंट्रोल रूम नरेटर को एक सेकंड के लिए पागल मान दी. Right, because according to her observation, there was no other aeroplane in the radar, and he was talking like somebody actually helped him to get down to the, you know, रनअवे. runway. तो इसीलिए उसको लगा कि या तो वो हेलुसिनेट किया है या उसको सपना आ रहा है, इसीलिए वो स्ट्रेंजली देख रही थी इसकी तरफ. ठीक है. मैम हाँ बेटा, मेरी स्कूल की मीटिंग है. यू कैन लीव. पेपर थैंक यू मैम. ओके. ये 1 to 5 हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए हमारा इतना तो. Why does the poet say I would not intrude on him? क्यों बोला? उड़ गया वो. मैम बिकॉज वो मतलब उसको वो भी फील करवाना चाहता है जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो 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 नो. अरे जहाँ लिखा है लॉस की देखो ना. मैम अंडरस्टैंडिंग लाइक अगर होने के जैसे लिए. वो घूम गया है तो उसको वो भी फील करवाना चाहता है कि क्या फील होता है. उसको राइट अवे उसको नई बॉल वगैरह नहीं देना चाहता ताकि उसकी हैबिट ना बन जाए. Oh my God, इतना उसको नहीं. लॉस की अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं होनी नहीं चाहिए नहीं खुद से. एक्सेप्ट करने की. नहीं. इसलिए क्योंकि वो स्पेसिफिक बॉल में बहुत ज्यादा मेमोरीज थी. वो दूसरी बॉल दिला भी देगा तो भी वो बॉय खुश नहीं होगा. ओके, लेट्स जस्ट मी फर्स्ट गो. कहाँ से आया एक क्वेश्चन? There are ultimate shaking. ये he stand trembling. All is young. I would not intrude on him. क्या बोला है इसके ऊपर वाली 2 लाइन में? कि बच्चा इतना ज्यादा
पत्थर की तरह, रिजिड मतलब एकदम शॉक्ड में, ग्रीफ स्ट्रिकन, ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ खड़ा है। ऑल हिज यंग डेज into the harbor, उसके सारे बचपन की मेमोरीज चली गई हैं। I would not intrude on him, I would let him grieve. ये तो सेकंड स्टैंजा का पार्ट है ना, ही इज लर्निंग। कहाँ से आया ये यहाँ पर, मेरे को बताओ जरा। पूरी पोएम का एक समरी ले लेते हो और उसको हर आंसर में चिपकाते रहते हो। Why does the poet say I would not intrude on him? मैम ताकि वो ग्रीफ भी फील कर सके। ग्रीफ भी फील कर सके। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? Why does not he offer him money to buy another ball? The poet says that he would not intrude on the boy because the boy was so sad and trembling with pain. He wants him to grieve on himself and heal on him, मतलब heal with him, heal by himself. समझ गए? इसलिए करना चाहता है so that because उसको लग रहा है कि बच्चे को दुख हो रहा है, तो उस दुख में उसको कोई भी चीज ऑफर करने का कोई फायदा नहीं है। He does not want him to learn, इसलिए नहीं छोड़ा उसने वहां पर। समझ गए? क्योंकि पोइट ये बोल रहा है कि बच्चे के लिए बॉल का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि उसको जो दुख हो रहा है, लेट हिम ग्रीव, उसको सैड हो जाने दो। बिकॉज इफ यू ऑफर द मनी, इफ यू ऑफर द बॉल, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अनदर बॉल का? नहीं, बिकॉज केवल बॉल नहीं गई है, ऑल हिज मेमोरीज हैव वेंट डाउन ना। पोइट इस दुख को अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए इंट्रूड नहीं कर रहा है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई नियर एंड डियर वंस नहीं रहा एंड दैट समबडी इज क्राइंग, वुड यू गो एंड इंट्रूड? नहीं। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि यार लेट हिम बी और लेट हर बी, लेट हिम फील, है कि नहीं? उसको दुख तो मनाने दो कम से कम, बिकॉज उसकी सारी मेमोरीज चली गई हैं। तो इज इट गुड गो एंड इंट्रूड ऑन समबडी? नहीं। जब वो बच्चे ये देखता है कि द बॉय इतना ज्यादा अटैच्ड था उस बॉल से कि उसकी एंटायर ऑल द चाइल्डहुड मेमोरीज वर अटैच्ड टू द बॉल, एंड देन व्हेन दैट ball went into the water, he felt that he was so grieved. Let him grieve first, because the poet is understanding child's pain. He knows that nothing would help him at this point of time, not even money or the other ball. समझ गए? Look what answer you have given, what is the actual answer, अलग है ना दोनों? Yes ma'am. जाना नहीं है किसी गाइड वाइड में, अभी ये एग्जाम आइडिया में 50% आंसर गलत ही होते हैं। ये तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी किसी ना किसी का वो आंसर भी होगा जो तुमने बोला। ये देखो, why does the poet say that the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this is in your own words. ठीक है। अगला भी सेम ही ऐसा है। डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे ने पहले कुछ खोया था? खोया भी था तो कुछ इतना वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि वो पहली बार इस तरह की लॉस नहीं, डू यू थिंक में या तो यस होता है या नो, तो यू विल प्रोबब्ली राइट नो हियर, बिकॉज जो कंडीशन है बच्चे की, इतना रिजिड खड़े रहना, ट्रेम्बलिंग, हुआ होता तो फिर तो इस तरह का रिएक्शन नहीं देता वो। तो अगर लॉस का एक्सपीरियंस होता तो इस तरह का रिएक्शन, वो रिजिड रिएक्शन नहीं देता। उसने इतना ग्रीफ वाला रिएक्शन दिया, दैट मीन्स उसको वो पहले फर्स्ट टाइम फील करा इतना पेन उसने। और वही पेन है जो ऑथर है चाहता है कि वो पेन फील करे। ठीक है। ये बात और है कि वो पेन फील करने के बाद ही विल लर्न द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, फायदा होगा उसका। ठीक है। बट पोएट डज नॉट इंट्रूड ऑन पर्पस बिकॉज ही अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ पेन दैट द बॉय इज गोइंग थ्रू। ठीक है। ओके। अगला है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? मतलब कि मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं शायद। नो। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन ओन करना। नो, possessions, your possessions are your things that you own. Laptop is my possession. Your laptop is your वही possession. तो कह रहा हूँ मैम, ओन करना। Yes, but things, possessions means things. ठीक है। अगर हमें वर्ड क्लियर नहीं होगा, हम कभी आंसर नहीं दे पाएंगे। सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ
material things. समझ गए? Yes, So ma'am. जब ऑथर ये बोल रहा है that in the world of possessions, that means the world is made up of so many material things. So he says to the boy that the things will lost. Things will be lost some or the other way, one or the other. They will keep on, they will keep on getting lost. ये तो है epistemology of loss. वही वो बोलता है कि दिस वर्ल्ड इज सो मच ऑफ पोजेशन. ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में चीजें नहीं, इतनी चीजें खोने के लिए कि कुछ ना कुछ खोते ही रहोगे. समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में ये है. वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मीन दिस वर्ल्ड इज सो मच ऑफ is made up of so many material and immaterial possessions. Material possessions का मतलब of things you possess, like ball. Immaterial possessions का मतलब your emotions, your feelings. समझ गए? Yes, ma'am. दोनों इंक्लूड कर देना है उसमें कि ये है ऑथर के मन में इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब. बच्चे को यही बोलता है कि ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, यानी ये दुनिया में बहुत तरह की चीजें हैं. बहुत तरह की चीजें मतलब कुछ मटेरियल चीजें हैं, कुछ इमटेरियल चीजें हैं. ठीक है? जिनको आप मेटाफिजिकल चीजें बोलते हैं, जो फिजिकल नहीं है बट समहाउ में फील होती है, जैसे पेन, लव, अट्रैक्शन. ठीक है? वो ऑथर बोल रहा है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ पोजेशंस. People will take balls, ball will always be lost. समझ गए? तो balls is like a symbol term for the possessions. बॉल की तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, तो कोई ना कोई हमेशा बॉल ले जाएगा या फिर बॉल कहीं ना कहीं खो जरूर जाएगी. तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद पेन, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी लॉस्ट लाइक दिस. कोई भी नई चीज खो जाएगी, यू विल बी लाइक दिस. ठीक है नहीं? है ना बहुत लोगों के साथ कि बचपन में कोई भी चीज मिस हो जाती है, फेवरेट डॉल है, फेवरेट डॉग है, एंड यू आर सो मच पैशनेट और पता नहीं हार्ट ब्रोकन अबाउट कि नहीं. मैम मेरी बहन का एक यूनिकॉर्न टॉय खो गया था, वो हम पूरा घर पागल हो गया था उसकी वजह से. ये होता है जब फर्स्ट टाइम यू लूज समथिंग, और यही बच्चों के अंदर बचपन में शेयरिंग भी नहीं होती है. दिस ऑल्सो दे लर्न टाइम. उनके पास बच्चे आगे, कभी छोटे बच्चों को देखना, इट इज वेरी हार्ड टू स्नैच एनीथिंग फ्रॉम देम. दे आर सो मच stubborn about them. भले कितना भी छोटा, even if it's a piece of crap they are holding, you cannot take them. जैसे ही लोगे वो रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाते हैं पूरे, क्योंकि उनको वो फीलिंग नहीं पता शेयरिंग की. सो दे वांट टू ओन. समझ गए? जो बच्चों में दो चीज होती है, फीलिंग ऑफ ओनरशिप, उनको चाहिए होती है पूरी, जो भी सामान होगा ना पूरा ही चाहिए होता है उनको, शेयरिंग नहीं पता. दूसरा लॉस, अगर कोई चीज खो जाती है तो दे आर हेल बेंट. they will मतलब क्रिएट so much ड्रामा कि आपको दूसरा भी लाओगे तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी वो सुबकते रहते हैं कि नहीं वो नहीं मिला. ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो बॉल पोएम के थ्रू उसने दिखाया है. अच्छी पोएम है. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मीन द बॉय, you will have so many things in future to lose and they will be lost always. Sometimes people will take that from you, sometimes you will lose it on purpose. समझ गए? But things will be lost always. तो आपको ये epistemology of loss सीखनी ही पड़ेगी. Epistemology का मतलब है philosophy, जो ये कहती है कि if something is lost, you have to deal with the pain and move on. Simple. But moving on, is it easy? No ma'am. Not easy at all. तुम्हारी एज में तो बहुत ही मुश्किल होता है. दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, अभी एक दूसरे को देख करके कुड़ते रहते हैं. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बात नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी, है कि नहीं? You people are so much filled with so many emotions कि तुम्हारे को लॉजिक समझ नहीं आता. वही बात बॉल पोएम में बता रहे हैं. ठीक है? What does the poet say to the boy is learning from the loss of ball? लोगे? Yes ma'am. पोएट बोल रहा है that boy is actually learning the epistemology of loss. समझ गए? बट ये वर्ड लिख दोगे ना फर्स्ट लाइन में, देन आगे कहानी भी भर दोगे, यू विल गेट फुल आंसर्स. जो जैसे डिस्कस होते हैं वैसे ही ट्राई करो इन क्वेश्चंस को. तुम अगर नेट का हेल्प लोगे, अर्जी फर्जी गाइड का हेल्प लोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा. समझ गया? Yes ma'am. Have you ever lost something you liked so much? इसका आंसर देगा कोई? Have you lost anything that you liked so much? Yes, ma'am. Write a paragraph describing how you felt then. लगा ऐसा. So this you have to do. It's your activity to ease out your pain or to bring Ma'am, out some good memories. Compulsory नहीं है. Compulsory कुछ भी नहीं है. लॉस नहीं किया तो मना कर सकते हैं ना?
हाँ बिल्कुल मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दैट बीइंग अ ह्यूमन एंड देन टू 13-14 years old, अभी तक कुछ खोया ही नहीं तुमने, कहाँ रिकॉर्डली हो गया भाई? मैम कुछ खोया भी है तो वो ऐसा नहीं था जो इतना मैम यस मैम, वैल्यूबल था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर कुछ खोया भी है। मैम फिलहाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है, तो फिर तो फिलहाल जो बहुत इम्पोर्टेंट तो है, किसकी बात कर रही हो पूर्वा? मैम मैम समान है मैम। सामान है। वैसे भी आजकल इंसान और सामान में ज्यादा कहाँ ही फर्क है। या एनीवे, सो यू हैव टू डिस्क्राइब हाउ यू फील। ठीक है, मेरा तो आई डोंट थिंक एज अ चाइल्ड आई वाज नेवर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टॉयज, आई हैड नथिंग। Yeah, I was left but very emotional. I had this strange, let me off this recording first.